राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखे तलाक की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 50 साल की कांता जी आज सुबह से ही बेचैन थीं और गुमसुम थीं। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 80 साल के बुजुर्ग पिताजी बोले, क्या हुआ कांता, कोई परेशानी है क्या? तो कांता जी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देखकर एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए दोनों अलग हो जाएंगे। कांता जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिताजी बोले, बेटी, 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक इसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझे। आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है बेटी। पिता की बात सुनते ही कांता जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें मोहन का साथ देना चाहिए। कांता जी बोली, आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब कांता जी का अपने पति सुशील जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा मोहन 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से मोहन अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। उस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से कोमल जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोहन ने दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली थी और वहीं सेटल हो गया था। कांता जी और सुशील जी को अलग हुए 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे मोहन की गृहस्थी भी उजड़ने के कगार पर थी। अगले दिन जब कांता जी मोहन के घर पहुंची और मोहन ने दरवाजा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फोन आया और बोला, अरे मुबारक हो मोहन जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको आपके तलाक के कागज भी मिल जाएंगे और आपके बाद आप और नीना मैडम अलग अलग हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। यह बात सुनते ही मोहन का कलेजा धक से रह गया। तभी कांता जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुबार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए मोहन माँ से बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि मोहन, हम लोग एक नदी के दो किनारे की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद नीना ने सही कहा था माँ, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ माँ। जिंदगी को इतना कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उस दिन उसे रोक लेता, काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस ही नहीं जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। कांता जी मोहन की पीड़ा को साफ साफ समझ रही थी। वह जानती थी इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है। इसलिए उसे समझाते हुए कांता जी बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ बेटा। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। तब मोहन बोला, नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे।
थोड़ी देर बाद तैयार होकर मोहन कोर्ट चला गया। अदालत की कार्यवाही से पहले मोहन ने नीना से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी मां दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों ने तलाक को मंजूरी दे दी गई और मोहन अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही कांता जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो मोहन अपने दुख के सैलाब को अंदर ही दबाते हुए केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में नीना यहाँ पहुंचती होगी, इतना बाकी का अपना सामान लेने के लिए। और इतना कहकर मोहन अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें नीना की कुछ साड़ियाँ और कुछ कपड़े रखे थे, जिन्हें मोहन ने नीना की यादों के तौर पर सहेज रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आई। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया था कि उस अनुशासन में नीना का दम घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पाया। अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और नीना एक साथ होते। उधर मोहन के घर की तरफ आते हुए नीना के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। वह सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ में थे तो मैं उन्हें समझ नहीं पाई, अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। उनके बिना यह जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे और अपने बीच वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक नीना को अतीत में ले जाने लगा। मोहन और नीना कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो नीना का ध्यान कभी मोहन की ओर नहीं गया था, लेकिन जब मोहन ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो वह आश्चर्यचकित रह गई थी। किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। मोहन का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगी। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। नैना मोहन के पास आई और बोली, मोहन, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मोहन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ नीना, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने नीना के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और शादी करने का फैसला उन दोनों ने कर लिया। लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। मोहन के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, मगर नीना के माता पिता यह शादी मानने को तैयार नहीं थे। उधर नीना भी अपने फैसले पर अड़ गई तो कहने लगी, अगर शादी करेगी तो वह मोहन से ही शादी करेगी और किसी से नहीं तो वह अपनी जान दे देगी। आखिरकार नीना के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी मोहन को दिल से वो अपना नहीं पाए थे। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद नीना और मोहन की शादी हो गई। नीना अपनी शादी के बाद से उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी। जब शादी के बाद नीना ने मोहन के घर में पहला कदम रखा था तो मोहन ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगवाकर घर लेकर आया था। जब नीना ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे मोहन, यह तो मेरे पैरों के निशान हैं। तुमने कब लिए थे? जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। मोहन बोला, हाँ नीना, यह तुम्हारे पद चिन्ह है, लेकिन यह फोटो फ्रेम में क्यों है? नीना बोली। तो मोहन बोला, नीना, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसे उसके माता पिता के घर में मिलता था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मोहन के यह विचार जानकर नीना हैरान रह गई थी। फिर उसे ख्याल आने लगा
कि शादी के बाद कैसे मोहन सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके नीना को जगाता था। वे सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह नीना की आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात नीना जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए जब मोहन उससे कहता था, लेकिन नीना तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर मोहन ने कहा था, उठो नीना, कड़क चाय बनाकर लाया हूं तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी नीना बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली थी और बोली थी, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज की सुबह सवेरे उठकर आपने अपने सारे काम निपटा दिए हैं। तब मोहन कहता था, जी हाँ नीना मैडम जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो नीना बोली, अरे मोहन, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो मोहन बोला, अरे नीना, मुझे सभी काम सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी काम हो जाएं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति। तो नीना कहने लगी, प्रकृति कौन है? क्यों? तब मोहन कहने लगा, अरे नीना जी, प्रकृति यानी कुदरत, यानी नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता है और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। नीना बोली, वो कैसे मोहन? तो मोहन बोला, अच्छा तो सुनो। अब आप देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या इससे बनी रहती है और अच्छी आदत बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है तो सेहत का भी फायदा हो जाता है। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर भी लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी। और यह कहकर वह खुश हो गई नीना। फिर तो कहने लगी, यह हमारा फायदा ही फायदा है ना, मोहन ने कहा। तो नीना कहने लगी, अच्छा तो यह बात है। और वह मुस्कुराती हुई मोहन से कहने लगी, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तब मोहन बोला, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब है नीना? यह घर तो तुम्हारा ही है। तो नीना कहने लगी, जी नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है, हमारा सपनों का घर, और हम दोनों से ही यह घर घर है, वरना ईंटों से बनी इमारत में रखा ही क्या है। मोहन बोला, और श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरतों को ही करने चाहिए, आदमियों को नहीं? क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकते? और नीना, काम तो काम होता है, जिसके पास समय है वो कर सकता है। अच्छा अब ये बताओ, चाय कैसी लगी? नीना बोली, अरे पतिदेव, चाय आप बनाए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मोहन कहने लगा, हम तो तुम्हारी मुस्कान पर मर मिटे। तब नीना कहने लगी, उफ़ मोहन, अब यह मुस्कान कौन है? तब मोहन कहने लगा, आपकी ये प्यारी सी इस्माइल। कहते हुए मोहन ने नीना को गले से लगा लिया। फिर नीना बोली, अच्छा मोहन, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर आएंगे, तो तुम जल्दी घर आ जाना। मोहन बोला, अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा, ताकि वे उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को नीना के घर से उसके मम्मी पापा आए तो मोहन की आवो भगत देखकर वे तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही धीरे धीरे बीतने लगे। लेकिन एक दिन जब मोहन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो नीना उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण मोहन सीधा रसोई घर में गया
गैस बंद करके बाहर आया और बोला, नीना, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी नीना चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता मोहन, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट करते रहते हो तुम। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अपने आप को देखो। आज के ज़माने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। कभी किसी सोशल साइट पर तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं। एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं, दूसरों की फोटोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो, वो भी 10 साल पुराना। अपने जरा कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने के नज़र आते हैं। सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई और रंग ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मोहन, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। तो फिर मोहन बोला, लेकिन नीना, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों की हद में रहकर इस्तेमाल करो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम सब सोचोगी कहाँ? जब तुम अपने हाथ से इस फ़ोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है नीना कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर नीना भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फ़ोन से इतनी ही नफ़रत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते मोहन? नफ़रत होने लगी है मुझे तुमसे और तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आज़ाद कर दो। ऐसा कहते हुए नीना तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर मोहन तो जैसे जड़वत रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर नीना बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, मोहन मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले मोहन ने अपनी पत्नी नीना से कहा, नीना, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो नीना ने भी उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ ना कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? मोहन ने प्रसन्नता से कहा, बड़े ही अनोखे तरीके से नीना। यह सुनकर नीना बहुत खुश हो गई। तो मोहन ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही नीना की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वह गुस्से में बोली, कब तक मोहन, आखिर यह सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है? नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो जिंदगी है, कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं भी होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न हैं, एडवांस्ड हैं।
और वैसे ही जीने में मजा आता है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो मोहन, मेरी सहेली शोभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो न जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और न जाने कितने ही मौक़ों पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली रीना, जो 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वह। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, प्रातःकाल उठकर प्राणायाम करना। सोशल मीडिया से तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हैं जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाएं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम हजारों लोग वहीं हजारों साल पीछे। खास मौक़ों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। नैना के मुंह से यह सब बातें सुनकर मोहन बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह नैना के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नैना, कल मैंने तुम्हें कुछ भी कहा तो तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फ़ोन में तुम व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की बिल्कुल अनदेखी कर रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो नीना, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें जिंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत होगी ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हारे साथ खड़े होके तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ नीना। अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। और एक बात कहूँगा नीना, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे आसपास इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नजर आते हैं। वह लोग उन तस्वीरों में जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नीना, हमें यह भी सोचना चाहिए, कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते नीना? छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, यह तो गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान लें तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यह जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है नीना। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ था वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था
और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर तुमसे बात करूँगा। और यह कहकर मोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है और कहता है कि ऑफिस जाने से पहले मुझे वही पहले वाली खिलखिलाती हुई नीना चाहिए। उसे समय तो मोहन ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। नीना अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही मोहन बोला, नीना कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी नीना बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। नीना की यह बात सुनकर मोहन हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नीना तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है, फिर यह भी सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो नीना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी मोहन की बात को काटते हुए नीना बोली, बस कुछ और नहीं समझना मुझे मोहन, अपने भाषण तुम अपने पास रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहकर जैसे ही नीना ने अपना बैग उठाने लगी तो मोहन बोला, ठीक है नीना, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो यह घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी ज़िंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो नीना ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की ज़िंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए नीना मोहन का घर छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आई पहुंची थी। पिछली बातों में खोई हुई नैना अचानक से अपने वर्तमान में लौट आई। जब मोहन के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर नीना ने बेल बजाई तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था नीना और मोहन का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजने पर कांताजी ने दरवाजा खोला तो नीना ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह कांताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। और नीना हैरानी से फिर कांताजी की तरफ देखने लगी। उसी समय नीना का मोबाइल बज उठा। नीना बोली, हाँ माँ, मैं पहुँच गई हूँ। बुझे से मन से नीना ने कहा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, ज़्यादा देर वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है बेटी, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहाँ से। नीना बोली, ठीक है मम्मी जी। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। नीना अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा हुआ आशियाना अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी नीना की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों नीना, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने मोहन को छोड़ दिया था? फिर उसकी नज़र अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे मोहन ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवा कर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और मोहन की वह तस्वीर, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर? अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने मोहन खड़ा था। नीना के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही
मोहन मन ही मन उससे बोला, नीना, भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे जरूरी चीज थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ मोहन बोला, कैसी हो तुम? तो नीना बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? नीना ने पूछा तो मोहन अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में ही नीना के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फोन कॉल सुनते ही नीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? नीना बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए नीना रोने लगी। नीना के रोने की आवाज सुनकर कांता जी भी अपने कमरे के बाहर आ गईं। उधर मोहन भी नीना को रोते हुए देखकर घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो नीना ने रोते हुए कहा, मोहन, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही नीना बाहर जाने लगी तभी मोहन बोला, रुको नीना, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नीना मोहन के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची और नीना ने शोभा को जाकर पूछा, शोभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा, अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा? तो शोभा बोली, अरे नीना, उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही नीना आश्चर्यचकित रह गई। फिर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो शोभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों ना मिल जाएं, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का? उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं भी जीकर क्या करूं? सारी सच्चाई जानकर नीना की आंखें फटी की फटी रह गई। वह स्वयं को संभाल भी नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और मोहन के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर जरूरत को पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद नीना और मोहन अस्पताल से बाहर आए तो मोहन ने पूछा, कहाँ जाना है नीना? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले जाना। तो नीना बोली, नहीं मोहन, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर नीना के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। वह सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था मोहन कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं, जरूरी तो नहीं वह असल जिंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही जिंदगी जिएं, और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब मोहन ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो नीना ने देखा वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए नैना सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। कितना बड़ा संभल होता है वह प्यार, जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल बैठती है। कभी मैं भी तो मोहन के साथ ऐसे ही सगुन भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी का, हर त्योहार को हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो मोहन बोला, तुम कमरे में अपना सामान ले लो नीना। और जैसे ही मोहन जो कांता जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो नीना बोली, मोहन,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहन ने नीना की ओर देखा तो नीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन कहने लगा, अरे अरे क्या हुआ? उसे ऐसा देखकर मोहन बोला, तुम ठीक तो हो नीना? यहाँ बैठो, कि कहो क्या कहना चाहती हो तुम? तब नीना कहने लगी, कुछ भी। वह पहले तो बोल नहीं पा रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वह सुन सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मोहन ने कहा, नीना एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर रिश्ता था हम दोनों का? कहते कहते मोहन की आवाज़ कांपने लगी तो नीना रूंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्तों के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफ़रत में कब बदल दिया मुझे पता नहीं चला, और जब इस बात का मुझे एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौटकर ना आ सकी। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो उन्हें वह मौका दिया। मोहन, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डाइवोर्स होने के साथ जैसे मेरी जिंदगी है मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था मैंने उसकी कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है, हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस ज़माने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि हम अपनों के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन मोहन, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए नीना फबक फबक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन मोहन, तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकते ना? एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने तो आ सकते थे। मोहन बोला, सोचा तो बहुत बार था नीना, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते मोहन की आंखें भर आईं तो नीना मोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोहन। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो, वह जगह जो अभी तुम्हारी ही है? नीना, भले ही तुम ही शारीरिक तौर पर यह घर छोड़कर चली गई थी, मोहन कहने लगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया नीना जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ नीना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यह देखकर नीना के मुंह से तो जैसे ही शब्द उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में उसने कोर्ट के पेपर फाड़ दिए। तभी नीना के फ़ोन की बेल बजी। उधर से आवाज़ आई, हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? तब नीना कहने लगी, माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और अपने पति के घर, और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए नीना ने फ़ोन काट दिया। उसका सिर मोहन के सीने से सट गया। मोहन ने भी उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद मोहन और नीना को पता चला कि कांताजी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। मोहन ने माँ को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास कांताजी का फ़ोन आया तो मोहन बोला, माँ,
आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गईं? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।